हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपा मेटा और करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे करंट होती है। एक्चुअली जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है या चार्ज पार्टिकल्स के साथ क्या होता है कंडक्टर में। ड्रिफ्ट स्पीड करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। देन हम चलेंगे ओम्स लॉ पे। उससे पहले हम इन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट डेंसिटी, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी हम की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो करंट डेंसिटी भी कुछ ऐसा ही है, करंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज करंट डेंसिटी। नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। दिस इज करंट डेंसिटी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर करंट फ्लो करता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया कौन सा? नॉर्मल टू द करंट ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर ये कंडक्टर आपके सामने दिखा रखा है ऐसा, तो इसमें हमें एरिया कौन सा लेना पड़ेगा? तो देखिए करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें एरिया लेना है इसके परपेंडिकुलर वाला है। इसे कंसीडर टू फाइंड। ओके, तो अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो आएगा आई बाई एरिया करंट, और एरिया कौन सा? जो परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो जे वेक्टर है, हमने करंट डेंसिटी को बोला जे से, तो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे भाई, करंट तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकती है? तो हम बोलेंगे कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, आई इक्वल टू जे डॉट एस। अब ये एस है, दिस इज एन एरिया वेक्टर। तो हमने पहले पढ़ा था कि फिजिक्स में एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है। इसलिए अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और आई एक स्केलर है, तो जे को एक वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा, और इन दो के डॉट प्रोडक्ट से ही एक स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर की जाती है जे वेक्टर से। तो एक बात तो आपको यहाँ क्लियर है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डेफिनेशन का तरीका आई इक्वल टू जे डॉट एस, ये आपको याद रखना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जे डॉट एस इज जे एस कॉस थीटा, और यहां से हम जे लिख सकते हैं आई बाई एस कॉस थीटा। क्लियर है बात? अब ये एस कॉस थीटा मतलब क्या? परपेंडिकुलर, आई के परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो सोचो अगर ये सिचुएशन देखी जाए कि जब एरिया जो है वो ऑलरेडी आई के परपेंडिकुलर है, ये जो सरफेस है ये ऑलरेडी आई के परपेंडिकुलर है। और याद करो एरिया वेक्टर कैसे लिखते थे? एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अगर ये आपका सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर जाता हुआ वेक्टर एरिया वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर सरफेस आपका है ये वाला, तो एरिया वेक्टर होगा ये एस वाला। ध्यान से देखो तो आई और एस दोनों ही पैरेलल हैं। थीटा 0 हो गया, cos 0 इज 1, तो सीधा सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं आई बाई एस। कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर एरिया आपको दिया होता ऐसा इंक्लाइन पे, तो हम क्या करते हैं? तो हम इस एरिया का कंपोनेंट लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट आता एस कॉस थीटा, और ये एरिया हम यहाँ यूज करते और लिखते आई बाई एस कॉस थीटा। तो कुल मिला के हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर वेक्टर फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे डॉट एस, लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में है, सीधा सीधा ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम बोलेंगे कि हमें एरिया वो वाला चाहिए जो करंट के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक? चल, तो क्या क्या बातें ध्यान में आ गई? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया कौन सा लेना है? करंट के परपेंडिकुलर वाला। यहाँ तक हमें बातें समझ गई। चलिए ठीक है। अब सोचो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंडक्टर में करंट निकाल डेंसिटी दे, अगर करंट डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तब तो सीधा सीधा हम लिखते हैं इससे। लेकिन अगर डेंसिटी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल मतलब जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है करंट डेंसिटी, तो हमें टोटल करंट कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा तरीका, हमें क्या करना होगा,
एक छोटे क्रॉस सेक्शन से पहले करंट निकालना पड़ेगा, जिसको हमने लिखा डी इक्वल टू डी एस, वही एलिमेंट वाला तरीका और इंटीग्रेशन वाला तरीका। तो यहाँ हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा, हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी एस या इंटीग्रल जे डी एस क्रॉस थीटा। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो कैसे करंट निकालें, या अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो कैसे हम करंट फाइंड करें। क्लियर है बात? चलिए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्या बोला क्वेश्चन में कि एक चार्ज Q अगर एक स्फेरिकल रीजन में है ऑफ रेडियस r, ठीक है, और ये जो r है, ये जो Q है, ये चेंज हो रहा है विद टाइम एज दिस Q इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस kt। Q जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो पूछा कि फाइंड द इनिशियल करंट डेंसिटी, इनिशियल करंट डेंसिटी। तो इनिशियल मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, और करंट डेंसिटी मतलब J आपसे पूछा गया है एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल रीजन। कहाँ पूछा? सरफेस ऑफ द स्फेरिकल रीजन। तो चलिए देखते हैं। ये एक स्फेरिकल रीजन है, रेडियस इसकी दे रखी है आपको r, चार्ज दे रखा है Q जो समय के साथ चेंज हो रहा है। आपको पूछा है सरफेस पे करंट डेंसिटी J। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ करंट निकाल लूँ और सरफेस एरिया जो कि 4 पाई r स्क्वायर है इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे यहाँ पे करंट डेंसिटी मिल जाएगी सरफेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं। अब आई कैसे निकालें, आई कैसे निकालें, करंट कैसे निकालें? हमें Q दे रखा है और I फाइंड करना है, तो क्या हमें रिलेशन पता है, I होता है dq बाई dt। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था I इक्वल टू dq बाई dt। तो क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q की जगह मैं डाल देता हूँ Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस kt। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं तो Q नॉट आ गया बाहर, कांस्टेंट है, e की पावर x का होता है e की पावर x, और क्योंकि ये एक माइनस kt है तो हमें अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। माइनस kt को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस k, चेन रूल याद है। तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस k Q नॉट e की पावर माइनस kt। दिस इज योर I। और आपसे क्या पूछा गया था? करंट डेंसिटी। तो मैं लिखूंगा J इक्वल टू I बाई एरिया विच इज 4 पाई r स्क्वायर, लिखा जाएगा माइनस k Q नॉट बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस kt, या करंट डेंसिटी। और आपसे पूछा है इनिशियल करंट डेंसिटी, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे, तो J एट t इक्वल टू 0 ये आपसे पूछा गया। क्या आ जाएगा आंसर? t इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो e की पावर 0 इज 1, आपका फाइनल आंसर आएगा k q नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने माइनस भी हटा दिया है, वेक्टर के साथ माइनस आ सकता है, मैग्नीट्यूड में आएगा सिर्फ k q नॉट 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? आसानी से किए जा सकते हैं। आपका अगर चार्ज दे रखा है तो उससे करंट डेंसिटी फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको बोला गया कि एक लॉन्ग वायर है ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन की रेडियस दे रखी है r, क्रॉस सेक्शन की रेडियस है r। बोला कि करंट डेंसिटी जो है वो वेरी करती है विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द वायर। मतलब एक्सिस से रेडियस की तरफ चलते हुए करंट डेंसिटी जो है वो इस तरीके से वेरी कर रही है सी एक्स स्क्वायर से। तो पूछा गया कि फाइंड टोटल करंट इन द वायर, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं किसका जल्दी से। डायग्राम बोलेगा कुछ ऐसा कि अगर ये वायर है और ये इसका एक्सिस है यहाँ पे, तो जो करंट डेंसिटी है J वो वेरी कर रही है रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से। यहाँ पे है अपना, ये इससे वेरी हो रहा है। अब अगर मैं इसका साइड व्यू तो साइड व्यू में मुझे एक सर्कल दिखेगा, ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ठीक है, इसमें सेंटर से सरफेस ज्यादा x यहां माना जाएंगे,
सेंटर से हम चलेंगे सरफेस की तरफ, और इस तरीके से यहाँ पे जे वेरी करेगा, क्योंकि एक्स ऐसा दे रखा है आपको, एक्स रेडियस डायरेक्शन में वेरी करता हुआ, रेडियल डिस्टेंस में वेरी करता हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा बना लेते हैं, ये अपना सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, समझ सके, और एक्स पे जाके एक dx का एलिमेंट कंसिडर करते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर एलिमेंट से एरिया, इस एलिमेंट से करंट निकाल पाऊं, तो मैं इंटीग्रेट करके इस पूरे सरफेस एरिया से करंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और याद करो, हमने कंडक्टर्स में पढ़ा था कि अगर करंट एक कंडक्टर में जाता है तो वो सेम रहता है एरिया पे। मतलब अगर मैं ये एरिया देखूं या फिर आगे आके ये एरिया देखूं, हर एरिया पे करंट सेम रहने वाला है आई। तो अगर मैं किसी एक एरिया से करंट निकाल लेता हूं तो भी तो टोटल करंट है इस कंडक्टर में, मुझे इस क्रॉस सेक्शन जो अपने बना रखा है इससे करंट निकालना है। ये करंट एक बार मिल गया तो अपन वही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने एक्स पे जाके dx का एक एलिमेंट लिया, और इसका एरिया अगर मैं लिखूं एलिमेंट का, तो मैं लिखूंगा 2πx इंटू dx। याद है ना, एक एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया ऐसे लिखा जाता था, 2πx dx। और अगर इस छोटे से एलिमेंट से मुझे करंट निकालना है तो मैं लिखूंगा डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ की करंट डेंसिटी इंटू यहाँ का एरिया, इस छोटे से एलिमेंट से मुझे करंट मिल जाएगा। जे आपको दे स्क्वायर इंटू 2πx dx, आई आई आएगा, कॉमन बाहर ले लेते हैं, 2πc x क्यूब dx। ये आपके पास आएगा इस छोटे से एलिमेंट से करंट। आपको करंट कहाँ से पूछा गया है, टोटल, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल 2πc x क्यूब dx। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन जो से r तक वेरी करेगा, दिस इज x। फाइनल आंसर आएगा i इक्वल टू 2πc, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर 4/4, लिमिट रखेंगे तो आएगा r पावर 4/4। ये आपका फाइनल आंसर आएगा करंट के लिए। सो आंसर इज pi c r power 4/2। This is the total current which is flowing in this conductor, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन और है अपने पास, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है ये। आपको बोला गया कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो जहां भी अपन सर्कल, पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, यहाँ हम बात कर सकते हैं कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ऐसा। इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, इस वायर में भाई आपको लेंथ दे रखी है एल और एल क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। करंट डेंसिटी जो है वो वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम वन एज। तो यहाँ से मैं एक्स लूंगा, एक एज से एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, तो अपन ऐसा ले लेते हैं इसमें एक, ठीक है। अब ये अपन एक एलिमेंट ले लिया एक्स पे जाके डी एक्स विड्थ का। अगर इसका एरिया डी ए है तो मैं इसके अंदर करंट लिख सकता हूँ ना, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, ऐसा लिखा जा सकता है, जे इंटू डी ए। जे आपको दे रखा है ए इंटू ई की पावर बी एक्स इंटू एरिया आपको दे रखा है एल इंटू डी एक्स। ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, छोटे एलिमेंटल रेक्टेंगल का, एल इसकी लेंथ, डी एक्स इसकी विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है आई, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल डी आई, या फिर इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ए इंटू एल इंटू बी रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है 0 से एल तक वेरी कर रहा है। यहाँ से आपको आसानी से आई मिल जाएगा, ए इंटू एल, ई की पावर में जो भी होता है वो एज इट इज रहता है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पावर में है वो डिवाइड में आता है, डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आपका आ गया आई, और ये आपसे पूछा था कि टोटल करंट इसमें कितना है, सो दिस विल बी योर आंसर। किया जा सकता है आसानी से, पक्की बात है। चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक पे, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। तो देखो कंडक्टर जब रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर रूम का है उतना ही टेम्परेचर उस कंडक्टर का होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर रूम के बराबर, इसका मतलब है कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक थर्मल एनर्जी है। रिमेंबर, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करे। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है तो क्या वो उस तरफ से एक रैंडम मोशन में होंगे? बिल्कुल होंगे। और ये रैंडम मोशन होता है एक जिगजैग, जिसमें वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने इसे कनेक्ट किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आपने अप्लाई किया, तो इसे डायग्राम में दिख रहा है, इस तरफ हायर पोटेंशियल है V और इस तरफ है लोअर पोटेंशियल 0। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस पे अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगने लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इनका जो मोशन होगा वो जिगजैग तो अभी भी है, जो थर्मल एजिटेशन की वजह से जिगजैग पाथ था वो तो अभी भी है, लेकिन साथ ही इस फोर्स की वजह से वो लगातार इस तरफ शिफ्ट करने लगेंगे फोर्स की डायरेक्शन में। तो देखो ये जो पाथ है अभी भी ये जिगजैग है, लेकिन ओवरऑल मोशन जो देखा जाए इनका वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, हायर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। अब ये किस वजह से हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से। कितना फोर्स इस पे लगा, तो E इंटू ई फोर्स लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सोचो कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हैं क्या मूव होने के लिए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, जैसे ही फील्ड लगा और भाग गए एक से दूसरी जगह तक? नहीं ना, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं, बहुत से न्यूक्लियस अंदर हैं, एटम है। तो क्या इनकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत सारे कोलिजन्स होंगे? तो जब कॉलिजन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इन पे लगातार लग रहा होगा? यस, रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा, कॉलिजन डायरेक्शन में लग रहा होगा। एक बात, अब हमने वो फोर्स देखना चाहा, तो रेजिस्टिंग फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट लगता है तो वो होता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कि अगर फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स है तो मैं लिखूंगा मतलब प्रोपोर्शनल और के एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या इसका रेजिस्टिंग फोर्स इस तरह इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। अगर इसमें इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, E इंटू ई माइनस के वी बाई एम, नेट फोर्स बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन। अब यहां से एक बात समझनी चाहिए अपने को कि जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं, वो है क्या? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, जिस स्पीड से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, वो है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अगर ड्रिफ्ट स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन को जीरो माना जा सकता है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर आप इस एक्सेलरेशन को जीरो करते हैं तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, v इक्वल टू ई बाई के, ये आपको मिला ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन, और ये स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है। अब यहां देखें तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और K वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, हमने फोर्स के लिए लिया था, जो कि लेटिस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये E और K मिला के एक नया कांस्टेंट को हम नाम देते हैं विच इज मोबिलिटी। यहां से ध्यान, तो दिस म्यू इज मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस ड्रिफ्ट स्पीड की जो वी डी इक्वल टू इंटू ई, आपका मोबिलिटी, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू म्यू इंटू ई।
अभी मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? तो मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी। मोबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है मूव करने के लिए, और दूसरा टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, इन दो बात। ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर इक्वेशन सॉरी अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या होता है ये? वो एवरेज स्पीड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन कैन बी अज्यूम्ड टू फ्लो टू कंस्टिट्यूट अ कांस्टेंट करंट। अब ये अज्यूम्ड क्यों? क्योंकि एक्चुअली हर इलेक्ट्रॉन लगातार कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल रहा। भाई चला, टकराया, टकराने के बाद फिर से इस पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर से चलना शुरू किया, फिर टकराया, स्पीड जीरो हुई, फिर चलना शुरू किया। लगातार इसका मोशन इस तरीके से है, टकरा रहा है, रुक रहा है, टकरा रहा है, रुक रहा है। लेकिन इस पूरे को हम अगर एक कांस्टेंट से डिनोट करना चाहें या अज्यूम करें कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्यों कांस्टेंट मान रहे हैं? ताकि हम कांस्टेंट करंट को दिखा सकें। तो उसके लिए हमने जो स्पीड बोली वो स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो ये एक अज्यूम्ड स्पीड है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऐसी कोई एक्चुअल स्पीड से इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो नहीं कर रहे। दिस इज एन अज्यूम्ड स्पीड जिससे हम एक कांस्टेंट करंट को दिखा सकें। तो ये रिलेशन हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसका करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है, इस बार बात करते हैं। तो एक कंडक्टर आपके सामने दिखा रखा है। ठीक है, एरिया एस है और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको दे रखी है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब अपने को यहाँ बता रखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये एन है। ठीक है। अब अगर मुझे इससे करंट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? करंट की डेफिनेशन क्या थी? एक क्रॉस सेक्शन से पास होता है टाइम 1 सेकंड में, ये बात है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया ये m1 एक क्रॉस माना, t इक्वल टाइम है। ठीक है। दूसरी बात, हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट हम मान सकते हैं इसको। ओके। अब सोचो कि 1 सेकंड बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, जो ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे थे, जो अभी यहाँ थे, क्या वो 1 सेकंड बाद यहाँ तक पहुंच जाएंगे? यस। और उनकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 सेकंड है तो उनकी डिस्टेंस भी होगी इक्वल टू वीडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर अपने को क्या चाहिए? क्रॉस सेक्शन से पास होते हुए। तो सोचो इस 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास हुए होंगे, क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे होंगे, इस एरिया में होंगे? क्यों भाई? क्योंकि 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन या t इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वो अब यहाँ पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसके पीछे थे क्या वो अब यहाँ आ चुके होंगे इस एरिया में? यस। तो हम ये 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन ने इस क्रॉस सेक्शन को पास किया वो सारे सारे अभी इस वॉल्यूम में है। ठीक है। अब अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ, उससे टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम क्या लिखूंगा? तो भाई एरिया एस दे रखा है, लेंथ अपने को वीडी पता है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ये वाला वॉल्यूम एस इंटू वीडी, दिस इज द वॉल्यूम। और कितने इलेक्ट्रॉन? तो अपने को पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकले होंगे? एन इंटू एस इंटू वीडी, ये निकले होंगे। कितने टाइम में? यूनिट टाइम में, क्योंकि 1 सेकंड की बात हो रही है। अच्छा, अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो क्या मैं इसमें ई को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो क्या यही आपका करंट है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो अपने को यहां से करंट मिल गया एन एस वी डी इंटू ई। क्लियर है बात? आप इसे एज इट इज याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है। लिखने का तरीका कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं एन ई ए वी डी, ये भी लिखा जाता है। ए इज एरिया, एस की जगह ए भी ले सकते हैं, तो एन ई ए वी डी भी आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है। अच्छा, यहीं से अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालना है तो मुझे पता है करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया।
तो मैं यहाँ से आई वाई एस अगर करूँ तो करंट डेंसिटी मुझे मिलती है NEVD। ठीक है, तो यहाँ से VD क्या मिल गया आपको, J बाय NE। तो ये सारे इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, I = NSVD × E। यहाँ से आप करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और करंट डेंसिटी और VD में रिलेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम एक आइडिया लेना चाहें तो हम बात करते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी स्पीड है ये। कितनी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ये स्पीड है। और अगर थर्मल स्पीड की बात करें जो शुरू में रूम टेम्परेचर पर रखने की वजह से रैंडम मोशन में था, वो स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा स्पीड इसकी होती है वो वाली। तो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप स्विच ऑन करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए तो इंस्ट्रूमेंट तुरंत ही चलने लगता है, बिजली सप्लाई शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन स्विच के पास था वो उठ के वहां इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गया। इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये कि जो इंस्ट्रूमेंट के आसपास इलेक्ट्रॉन्स थे वहां वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन लगातार धीरे 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 एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के तुरंत दूसरी जगह पहुंच गया, नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आगे मूव हो रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको दिया है, ये बोल रहा है कि एक करंट है 16 एम्पियर का, ओके, पास थ्रू अ कंडक्टर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है आपको, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी आपको दे दिया। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ये आपका क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, अपने को पता है I = NEVD, ये फॉर्मूला है। I आपको दे रखा है 16, ठीक है, N आपको दे रखा है 4 × 10⁻28, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंटू E आपको पता है 1.6 × 10⁻19 होता है, एरिया आपको दे रखा है 10⁻5 और ड्रिफ्ट स्पीड आपसे पूछी गई है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 1.6 और 16 ये जाएगा 10 टाइम्स, इधर से आएगा 2.5, तो आंसर आएगा 2.5 इंटू, यहाँ से देखें तो 10⁻, ये हो गया 24, इधर 28, तो 10⁻⁴ इक्वल टू VD, ये आपका आंसर आएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁴ इज ड्रिफ्ट स्पीड। आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका 6 mm, इसकी लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से, 6 mm का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, वायर की लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर और बोला है कि जो करंट है वो इसमें है 3.6 एम्पियर्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कंडक्टर की दे रखी है N, पूछा है फाइंड करंट डेंसिटी द वायर, ओके, एंड टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल द वायर। एक इलेक्ट्रॉन को पूरी वायर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा आपसे पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया अपन लिख लेते हैं, इसका एरिया S से लिखते आ रहे हैं, S लिख लेते हैं, 10⁻³ ये इसकी साइड है और स्क्वायर दे रखा है तो ये इसका एरिया हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, N दे रखा है, करंट रखा है, आपको पूछा है VD, तो अपन पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकाल लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड क्या आएगा आपके पास, I = NSVD से देखेंगे तो I बाय NES, ये आ जाएगा आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड। I को 3.6 डिवाइडेड बाय N आपको दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻³
इंटू एरिया भी आपको पता है 36 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। यहाँ से आप वीडी आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। ओके, एक बार वीडी मिल गया। पूछा है आपको करंट डेंसिटी इन द वायर, तो करंट डेंसिटी तो सीधा सीधा निकाला जा सकता है ना, J इक्वल टू आई बाई एस, ये करंट डेंसिटी है। आई भी गिवन है और गिवन है आई 3.6, एरिया अभी आपने निकाला 36 इंटू 10⁻⁶, ये एरिया भी गिवन है आपको। इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है पूरे वायर की लेंथ को ट्रैवल करने में, ये आपसे दूसरी चीज पूछी गई। तो क्या लिखा जाए, लेंथ ऑफ द वायर आपको जो गिवन है वो है 10 मीटर्स, और इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। तो उसको टाइम कितना लगेगा, जितनी लेंथ ट्रैवल करी और जितनी स्पीड से ट्रैवल करी ये टाइम मिल जाएगा। तो 10/VD आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखेंगे जल्दी से। बोला आपको कि एक कंडक्टर कंसिडर करेंगे ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसिडर अपने को कंडक्टर मिल गया सेंटीमीटर का। बोला कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट्स का है, तो 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी अपन ने इसके अक्रॉस लगा दिया। फाइंड आउट मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, म्यू आपसे पूछा गया। इफ ड्रिफ्ट स्पीड इज दिस, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड आपको गिवन है ये, तो वीडी आपको गिवन है 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या ये ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड ये तो वैल्यू रखते हैं इसमें जल्दी से। क्या मिले सर, वीडी इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है आपके पास, मोबिलिटी आपको दे रखी है। अच्छा, मोबिलिटी फाइंड करनी है, वीडी आपको गिवन है। चलिए वीडी देख लेते हैं, वीडी आपको गिवन है 5 × 10⁻⁶ म्यू और ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और इसकी वैल्यू आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखी है कई बार, कैपेसिटर में पढ़ रखी है कई बार, V/D ये होती है। तो दे रखा है 10, लेंथ आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा ये विच इज 1000/40, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 25। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया 25। यहाँ से आपको म्यू मिलेगा 5/25 × 10⁻⁶, ठीक है। क्या आएगा फाइनल आंसर, 1/5 × 10⁻⁶, 1/5 इज 0.2, या मिल सकते हैं 2 × 10⁻⁷, ये आपके पास आ जाएगा मोबिलिटी। क्लियर है बात, किया जा सकता है क्वेश्चन आराम से। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से अपन शुरू करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आप यहीं तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अपन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए। बाय बाय आप सभी को।